जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। हम सब ने हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से एक बड़े टेस्ट को पूरा करते देखा, और ये टेस्ट था हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट, जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट का जो एस्केप सिस्टम है इसे कंट्रोल्ड वेलोसिटी में हमने टेस्ट होता देखा। जहां पर रिपोर्ट्स की बात माने तो सारे जो सेफ्टी पैरामीटर्स है ये वैलिडेट किए जा चुके थे। इसमें फुल एयर क्रू रिकवरी भी शामिल थी। इस अचीवमेंट ने भारत की जो साइंटिफिक अप्रोच है इसको तो काफी ज्यादा सराहा, लेकिन इस अचीवमेंट ने एक नई उम्मीद को भी कायम कर दिया। और उम्मीद थी कि क्या भारत में अब जो एविएशन सेफ्टी इकोसिस्टम है ये स्ट्रांग हो रहा है, और क्या आने वाले भविष्य में ये टेस्ट हमारे स्वदेशी जो इजेक्शन सीट है इनका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसको लेकर डिफेंस कम्युनिटी में चर्चा यहां तक आ गई कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने मीडिया से आकर इस पे कुछ वक्तव्य दिए हैं। दरअसल अगर हम बात करें इजेक्शन सीट की, तो इस क्षेत्र में भारत कहीं ना कहीं पीछे तो है, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रशियन और ब्रिटिश मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं इन पर डिपेंडेंट हैं। और ये डिपेंडेंसी अभी एक लंबे समय तक रहने वाली है, लंबे अरसे तक रहने वाली है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के लिए इम्पॉसिबल है इजेक्शन सीट बनाना, लेकिन जब हम इजेक्शन सीट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक फुली सर्टिफाइड कॉम्बैट प्रूवन इजेक्शन सीट को विकसित करने में न सिर्फ एक अच्छा खासा समय लगता है, बल्कि ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सबसे कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क एंडेवर्स में गिने जाते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। ऐसा ही नहीं है कि हम इजेक्शन सीट बनाने गए और हमने कम से कम समय में एक उन्नत इजेक्शन सीट बना ली। इनफैक्ट अगर हमने बना भी ली तब भी ये काम लंबा इसलिए भी खिंचता है क्योंकि इस पे सालों की टेस्टिंग लगती है। इसके अलावा जो बायोमैकेनिकल मॉडलिंग है वो की जाती है, क्वालिफिकेशन ट्रायल होते हैं, और उसके बाद से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जहां पर एक एक पहलू जो कि इजेक्शन सीट के निर्माण से संबंधित है उसको वैलिडेट किया जाता है। और अगर सारी चीज़ें वैलिडेट होती हैं तभी इजेक्शन सीट को मंजूरी मिलती है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ पर डीआरडीओ की ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी है ये देखने के लिए कि हम यहाँ पर क्या आने वाले भविष्य में स्वदेशी इजेक्शन सीट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी जो प्री मेच्योर एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर कॉशियस भी हैं। हम ये जानते हैं कि ये रास्ता एक दो दिन में पूरा नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स निसंदेह इंडिजिनस डेवलपमेंट एफर्ट को सपोर्ट करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास इस्टेब्लिश्ड फॉरेन इजेक्शन सीट सिस्टम है, पर्टिकुलरली जो कि हम मार्टिन बेकर या रशियन मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, उनकी अपना एक इतिहास रहा है लंबा वैलिडेटेड परफॉर्मेंस का। हमने ये देखा है कि एक लंबे अरसे तक उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया है, और उनकी इजेक्शन सीट्स ने बहुत ज़्यादा जानें भी बचाई हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे पास स्वदेशी इजेक्शन सीट हो, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब भी ये नहीं है कि मार्टिन बेकर या रशियन इजेक्शन सीट्स बुरी हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता अगर वो टूटी ही नहीं है। उन्होंने ये कहा जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि हम सब ने हाल ही में अर्जेंटीना के केस में देखा कि जो ब्रिटिश ओरिजिन की मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट थी उसके साथ जो डील थी उसको लेकर ब्रिटेन ने विरोध किया था और भारत उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सका था। तो ऑफिशियल ने इस पर बात करते हुए कहा कि निस्संदेह ये मामला हमारे सामने आया था, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना का सिनेरियो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे सामने आए। वो एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मामला है जो कि दो देशों के बीच में है। लेकिन जब आप बात करते हैं भारतीय वायुसेना की प्राइमरी रिक्वायरमेंट की, तो अभी भी हम यहाँ पर जो मार्टिन बेकर और रशियन इजेक्शन सीट हैं इनके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो भारतीय वायुसेना खुले दिल से उसका स्वागत करेगी, और अगर एक फुली वैलिडेटेड इजेक्शन सीट डीआरडीओ की तरफ से बना भी दी जाती है तो फिर हम उसका स्वागत करेंगे, और जो प्लेटफॉर्म उसके लिए कंपैटिबल होगा वहां पर ये यूज की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ का प्रयास सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि भले ही हम लोग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि ये रास्ता एक दो दिन में तय नहीं होगा, बल्कि इसमें एक लंबा समय लगने वाला है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या डीआरडीओ की ये इजेक्शन सीट आने वाले भविष्य में तेजस मार्क टू या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे देखने को मिलेगी, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब दिया कि हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स जैसे कि तेजस मार्क टू या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए, इस पे हम किसी प्रकार का अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट पर आधारित होंगे। भविष्य में अगर डीआरडीओ ये प्रूव कर देता है कि उनकी इजेक्शन सीट जो है सर्वाइबिलिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, तो हमें काफ़ी खुशी होगी उनको इंडक्ट करने में।
अब मैंने अभी पहले भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का रास्ता एक लंबा रास्ता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडिजिनाइज़ करनी है, जैसे कि जेट इंजन हो गए या फिर फ्यूल रेडोम हो गया या फिर इजेक्शन सीट हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा और एक लंबे अरसे तक इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जब तक कि हमारे पास वैलिडेटेड जो ऑप्शंस हैं, ये आ नहीं जाते। और जिस दिन ये आ जाएँगे, इंडियन एयर फोर्स को इन्हें इंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हालाँकि डीआरडीओ ने पहला कदम तो रख दिया है, लेकिन इसके लिए डीआरडीओ अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार का समर्थन बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि भारत में डिफेंस प्रोग्राम कितने लंबे खींचते हैं। यहाँ पर कभी-कभी उन संस्थाओं की ज़िम्मेदारी होती है जो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हैं, तो कभी-कभी जो फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम आशा करेंगे कि अगर डीआरडीओ ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है, तो शायद हमें आने वाले भविष्य में डीआरडीओ की तरफ से एक फुल्ली सर्टिफाइड इजेक्शन सीट देखने को मिले, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और वो दिन कब आएगा, इसके लिए हमें एक लंबा इंतजार शायद करना पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर के। हाल ही में के4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में जो भारत ने दुनिया को एक पैगाम है दे दिया कि भारत अपनी जो अंडर वाटर कैपेबिलिटीज हैं, उन्हें लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन इसी क्रम में एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जो कि डीआरडीओ के ही एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम से है। हाल ही में जो टेस्ट हुआ था, वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का था, लेकिन आने वाले भविष्य में डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक बड़ा टेस्ट आयोजित करने वाली है, जिसकी मिनिमम रेंज 2500 किलोमीटर होने वाली है। और इसे स्पेशली प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, यानी एसएसएन्स हैं, इनके लिए बनाया जाएगा। सोर्सेस ने बताया कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये निर्भय से डिराइव किया गया है, जो कि एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट है। और ऑलरेडी निर्भय का 500 किलोमीटर वाला जो वेरिएंट है, इसको टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन आगे के जो टेस्ट हैं, वो 2 चरणों में प्लान किए जाएंगे। पहले चरण में 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले कॉन्फ़िगरेशन में मिसाइल है, वो टेस्ट की जाएगी। लेकिन आने वाले भविष्य में 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है, उसको भी डिराइव किया जाना है। अगर हम करंट इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करें, तो ये एक कॉम्पैक्ट सबसोनिक डेरिवेटिव है निर्भय क्रूज मिसाइल का, जिसको डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया गया है, जिसकी लेंथ 5.6 मीटर्स की है, जिसका वजन 975 किलोग्राम है और इसका डायमीटर 0.505 मीटर्स का है। और इसे बेसिकली अभी जो हमारी प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन है, इनमें हम देखेंगे। लेकिन भविष्य के जो वेरिएंट है, ये प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन के साथ साथ जो भविष्य के प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स है, इनमें भी देखने को मिलने वाली है। और इसमें डीआरडीओ ऑलरेडी अपनी तैयारियों को कर रहा है और उन्होंने अपनी कमर कस ली है। यानी स्पष्ट है कि भविष्य में भारतीय नौसेना की जो नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।